हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसके बारे में हम लोग पढ़ते और जानते हैं। राष्ट्रवाद अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति एकात्मकता और गौरव की भावना। आवश्यकता पड़ने पर अपने राष्ट्र के प्रति तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहने की भावना। न्यौछावर का मतलब होता है समर्पित करना। भारत में राष्ट्रीय जागृति के तत्व विशेषकर ईस्वी सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद विकसित हुए। आधुनिक यानी नए समय के राष्ट्रवाद का उद्भव अर्थात उत्पत्ति सर्वप्रथम यानी पहली बार यूरोप में देखने को मिलता है। नव जागृति, धर्म सुधार, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण आदि तत्वों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। भारत में ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिशों के संपर्क के परिणाम स्वरूप भारतीयों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के निर्माण करने वाले तत्व उत्पन्न हुए। हमारे देश में हमारा राज्य अर्थात स्वराज्य चाहिए। यह विचार देश के शिक्षित यानी पढ़े लिखे तथा बुद्धिशाली यानी ज्ञानी लोग, विवेकशील लोगों में ब्रिटिश शासन के समय फैलता गया। देशवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई यानी जगी। ऐसी राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाले तत्वों का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति एकात्मकता और गौरव की भावना। आवश्यकता पड़ने पर अपने राष्ट्र के प्रति तन मन और धन न्यौछावर यानी समर्पित करने के लिए तैयार रहने की भावना, सोच। भारत में राष्ट्रीय जागृति यानी राष्ट्र के प्रति जागृत के तत्व विशेषकर ईस्वी सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद विकसित हुआ, उत्पन्न हुआ। आधुनिक यानी नए समय में राष्ट्रवाद का उद्भव यानी उत्पत्ति पहली बार यूरोप में देखने को मिलता है। नव जागृति, धर्म सुधार, अमेरिका फ्रांस की क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण आदि तत्वों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका यानी रोल निभाया था। भारत में ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिशों के संपर्क यानी जुड़ने के परिणाम स्वरूप भारतीयों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से नज़रिए में परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के निर्माण करने वाले तत्व पैदा हुए। हमारे देश में हमारा राज्य अर्थात स्वराज्य चाहिए। यह सोच देश के पढ़े लिखे और बुद्धिशाली लोगों में ब्रिटिश शासन के समय, अंग्रेजों के शासन के समय फैलता गया। देशवासियों में राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई, जगी। ऐसी राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाले तत्वों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे अर्थात पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहला है राजनीतिक। अंग्रेजों के शासन के पहले देश में राजनीतिक एकता का अभाव था यानी कमी थी। भारत छोटे बड़े रजवाड़ों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने भारत के कई राजाओं को पराजित करके यानी हरा करके भारत के अधिकांश यानी ज़्यादातर भागों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना नियंत्रण यानी अधिकार स्थापित कर लिया था। प्रत्यक्ष परोक्ष का मतलब होता है कुछ जाने में कुछ अनजाने में। अंग्रेजों के वर्चस्व यानी वजूद में एक समान व्यवस्था तंत्र शुरू किया गया। अंग्रेज शासन का अनुभव यानी जानकारी लगभग अच्छी नहीं थी। ऐसे अनेक कारणों से अंग्रेज शासन के सामने विरोध यानी विद्रोह शुरू हुआ। धीरे धीरे यह विरोध प्रबल यानी मजबूत बनता गया। कह रहे हैं कि पहला राष्ट्रीयवाद की भावना पैदा करने वाले जो तत्व हैं उनमें पहला है राजनीतिक। तो इसमें बता रहे हैं कि अंग्रेजों के शासन के पहले देश में राजनीतिक एकता की कमी थी, लोगों में राजनीतिक एकता नहीं थी। भारत छोटे बड़े राजाओं में, रजवाड़ों में बटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने भारत के कई राजाओं को हरा करके भारत के अधिकांश ज़्यादातर भागों पर
जाने अनजाने में अपना नियंत्रण यानी अधिकार स्थापित कर लिया था। अंग्रेज़ों के वजूद में एक समान व्यवस्था तंत्र शुरू किया गया। अंग्रेज़ शासन का अनुभव लगभग अच्छा नहीं था। ऐसे अनेक कारणों से अंग्रेज़ शासन के सामने विरोध शुरू हुआ। यह धीरे धीरे विरोध मजबूत बनता चला गया। आगे है दूसरा, आर्थिक। अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों ने भारत को कंगाल बना दिया। कंगाल यानी गरीब। अंग्रेज़ भारत में से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ तैयार माल का भारत के बाज़ार में बेचते थे। इंग्लैंड से भारत आने वाले तैयार माल पर बहुत कम मात्रा में कर लिया जाता था, जबकि भारत में तैयार माल पर अधिक कर लेने के कारण भारत में तैयार होने वाला माल अधिक महंगा पड़ता था। यहाँ कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीति थी वो नीति भारत को गरीब बना दिया, कंगाल बना दिया। अंग्रेज़ भारत में से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ से माल तैयार करवा के भारत के बाज़ार में बेचते थे। इंग्लैंड से भारत आने वाले तैयार माल पर बहुत कम मात्रा में कर यानी चुंगी लिया जाता था, टैक्स जिसे बोलते हैं, जबकि भारत में जो माल तैयार होता था उस पर अधिक कर लगा लेने के कारण, टैक्स अधिक लगा लेने के कारण भारत में ही तैयार होने वाले माल अधिक महंगा पड़ते थे। आगे पढ़ते इसके बारे में। जबकि इंग्लैंड में उत्पन्न माल तैयार चीज़ वस्तुएं भारत में कम कीमत पर बेचा जाता था। इस स्पर्धा यानी प्रतियोगिता में भारत में हस्त उद्योग यानी हाथों से तैयार किए जाने वाले उद्योग और अन्य उद्योग धंधे टिक यानी रुक नहीं सके। परिणाम स्वरूप कारीगर वर्ग बेकार हो गया। भारत का भोग लेकर यानी लाभ लेकर इंग्लैंड को समृद्ध यानी मजबूत बनाने की अंग्रेज़ों की नीति के सामने प्रजा में राष्ट्रीय जागृति आई। और आर्थिक नीति के बारे में बता रहे हैं कि जब कि भारत से इंग्लैंड से तैयार माल चीज़ वस्तुएं भारत में कम कीमत पर बेचा जा सकता था। इस प्रतियोगिता में भारत के हस्त उद्योग और अन्य उद्योग टिक नहीं पाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि कारीगर जो थे वह सब बेकार हो गए। भारत का लाभ लेकर इंग्लैंड को मजबूत बनाने के लिए, संपन्न बनाने की अंग्रेज़ों की जो नीति थी उसके सामने प्रजा में राष्ट्रीय जागृति आई, अपने राष्ट्र के प्रति जागृत हुए लोग। तीसरा है वाहन और संदेश व्यवहार। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत में रेलवे, तार, डाक, जमीन तथा जल व्यवहार के मार्ग सैनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से विकसित किया गया था, फिर भी उससे देश के लोगों को लाभ हुआ। इस साधनों से के तेज़ी से विकास करने से विशाल यानी बहुत बड़े देश के मनुष्य एक दूसरे के नज़दीक आए, पास है। कारीगर व व्यापारी वर्ग धंधा करने के लिए एक दूसरे के प्रदेश में जाने लगे। उनके बीच विचारों का आदान प्रदान होने लगा, एक दूसरे से बातचीत करने लगे, उनके सोच को जानने लगे। उनका संपर्क यानी मेल जोल बढ़ने से जाति, कौम, प्रदेश के भेदभाव कम हुए। राष्ट्रीय नेता उनके विचार तथा योजनाओं को प्रजा के सभी वर्गों में फैलाने में सफल हुए, कामयाब हुए। प्रादेशिक स्तर के बदले राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व शुरू हुआ, जिससे स्वराज्य की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा कारण बता रहे हैं वाहन और संदेश व्यवहार। इसमें कह रहे हैं कि भारत में रेलवे, तार, डाक, जमीन तथा जल व्यवहार के मार्ग सैनिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विकास किया गया था, फिर भी उससे देश के लोगों को फायदा हुआ। इन साधनों के तेज़ी से विकास करने से बहुत बड़े देश के मनुष्य एक दूसरे के पास आए। कारीगर व व्यापारी वर्ग धंधा करने के लिए एक दूसरे के प्रदेश में जानने लगे। उनके बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ। उनकी संपर्क यानी मेलजोल बढ़ने से जाति, धर्म, प्रदेश के भेदभाव कम हुए। राष्ट्रीय नेता उनके विचारों तथा योजनाओं को प्रजा के सभी वर्गों में फैलाने में सफल रहे, कामयाब रहे। प्रादेशिक स्तर यानी सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं बल्कि उसके बदले में देश का नेतृत्व शुरू किया गया, जिससे स्वराज्य की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे है चौथा, शिक्षा और साहित्य। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में अंग्रेजी शिक्षा का बड़ा योगदान रहा।
इस शिक्षा के कारण पश्चिमी की विचारधारा के दरवाजे खुल गए। विश्व का अधिकांश साहित्य अंग्रेजी में था। हमारे देश के लोगों ने अंग्रेजी सीखी। विश्व के प्रवाहों से उन्हें जानकारी प्राप्त हुई। इस कारण से अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में से लोकशाही की तथा फ्रांस की क्रांतिकारी में से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना से प्रेरणा यानी सीख प्राप्त हुई। आत्मश्रद्धा यानी अपने अंदर विश्वास बढ़ा और सभी भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना यानी सपना करने लगे। देश के प्रादेशिक भाषाओं में उपन्यास, नाटक, कहानी, काव्य और गीत आदि लिखे जाने लगे। इन साहित्यों ने राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। यहाँ करें भारत राष्ट्रवाद के उदय में अंग्रेजी शिक्षा का बहुत बड़ा सहयोग रहा। इस शिक्षा के कारण पश्चिमी विचारधारा के दरवाजे खुल गए, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी उसके बारे में लोग समझने लगे, जानने लगे। विश्व का ज़्यादातर साहित्य अंग्रेजी में लिखा गया था। हमारे देश के लोगों ने अंग्रेजी सीखी। विश्व के प्रवाहों से उन्हें जानकारी मिली। विश्व के अलग अलग विचारों से उन्हें ज्ञान मिला। इस कारण से अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में से लोकशाही तथा फ्रांस की क्रांति में से स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना का प्रेरणा यानी सीख मिली। लोगों में इससे आत्मशक्ति बढ़ी, विश्वास बढ़ा अपने अंदर। सभी भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना करने लगे। देश की प्रादेशिक भाषाओं में उपन्यास, नाटक, कहानी, काव्य और गीत आदि लिखे जाने लगे। इन साहित्यों ने राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया लोगों को। आगे पढ़ते हैं। 5वां है वर्तमान पत्र। राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में वर्तमान पत्रों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंगाल, मुंबई, मद्रास तथा दूसरे प्रांतों यानी प्रदेशों में प्रकाशित होने वाले यानी छपने वाले अखबारों ने सरकार की नीतियों की आलोचना यानी निंदा करके लोगों में राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। कह रहे हैं कि 5वां कारण था राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में वर्तमान पत्रों में महत्वपूर्ण योगदान। बंगाल, मुंबई, मद्रास तथा दूसरे प्रदेशों में छापे जाने वाले अखबारों ने सरकार की नीतियों की आलोचना यानी निंदा करके लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत किया। आगे है भारत की भव्य विरासत। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पाश्चात्य पुरातत्वविद एलेक्जेंडर कनिंघम तथा उनके सहायकों ने भारत के अनेक प्राचीन स्थलों यानी जगहों में खुदाई का कार्य करवाया। भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा के अनेक अवशेषों की खोज की। गौरव गाथा का मतलब होता है महानता, वीरता की कहानी, प्रतिष्ठित महिमा की कहानी। भगवान लाल इंद्र जी जैसे भारतीय पुरातत्वविद ने भी पुराने अवशेषों को खोजकर भारतीयों को देश की संस्कृति की भव्यता यानी विशालता से परिचित यानी पहचान करवाया। पश्चिम के विद्वानों ने भारतीय संस्कृति विरासत से संबंधित खोजें की। भारत के विद्वान भी उसमें सम्मिलित हुए। पुस्तकें भी लिखी गई। गौरवपूर्ण साहित्य, गौरवपूर्ण का मतलब होता है प्रतिष्ठित, सम्मानित। साहित्य और संशोधन यानी खोज से देशवासियों की राष्ट्रीय अस्मियता यानी अपने होने का भाव जागृत हुआ लोगों के अंदर। यहाँ कह रहे हैं कि भारत की भव्यता की विरासत के बारे में कि पाश्चात्य यानी पश्चिमी पुरातत्वविद एलेक्जेंडर कनिंघम तथा उनके सहायकों ने भारत के अनेक पुराने स्थलों यानी जगहों में खुदाई का काम करवाया। भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा के अनेक अवशेषों यानी अंशों की खोज की। भगवान लाल इंद्र जी जैसे भारतीय पुरातत्वविद ने भी पुराने अवशेषों को खोज कर भारतीयों को देश की संस्कृति की भव्यता यानी विशालता से परिचित करवाया, पहचान करवाया। पश्चिम के विद्वानों ने भारतीय संस्कृति विरासत से संबंधित खोजें की। भारत के विद्वान भी उसमें शामिल हुए। पुस्तकें भी लिखी गई। गौरवपूर्ण साहित्य और संशोधन से देशवासियों की राष्ट्रीय अस्मियता जागृत हुई यानी गौरवपूर्ण सम्मानित साहित्य और खोजों से देशवासियों के मन में अपने होने का भाव जगा। आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए। पाश्चात्य विद्वानों मैक्स मूलर, विल्सन, फर्ग्यूसन,
वुहलर, फ्लीट तथा भारतीय विद्वान राजेंद्र लाल मित्र, रामकृष्ण गो भंडारकर, हरि प्रसाद शास्त्री आदि के लेखों ने भारत के वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, स्मृति, पुराण आदि का महत्व लोगों को समझाया। यहाँ पे इतना जानिए में बता रहे हैं कि पाश्चात्य यानी पश्चिमी विद्वानों मैक्स मूलर, विल्सन, फर्ग्यूसन, होलर, फ्लीट तथा भारतीय विद्वान राजेंद्र लाल मित्र, रामकृष्ण गो भंडारकर, हरि प्रसाद शास्त्री आदि के लेखों ने भारत के वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, स्मृति, पुराण आदि का जो महत्व है, कीमत है, उसके बारे में लोगों को समझाया, जानकारी दी। आगे पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासभा यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना के ऊपर के तत्व तथा कई प्रादेशिक संस्थाओं का भी योगदान था। इन संस्थाओं ने राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की भूमिका तैयार की थी। भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना के बारे में कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना में ऊपर के तत्व कई प्रादेशिक संस्थाओं का भी सहयोग था। इन संस्थाओं ने राष्ट्रीय महासभा की स्थापना में भूमिका तैयार की थी, रोल तैयार की थी। आगे है, इतना जानिए। भारतीय राष्ट्रीय महासभा से पहले के प्रादेशिक संगठन, उसके बारे में है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी कोलकाता, जिसे कलकत्ता भी कहते हैं, बॉम्बे एसोसिएशन मुंबई, मद्रास नेटिव सभा चेन्नई, मद्रास सार्वजनिक सभा पूना, इंडियन एसोसिएशन कोलकाता कलकत्ता। ये भारतीय राष्ट्रीय महासभा के पहले के प्रादेशिक संगठन थे। आगे है, सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम A.O. ह्यूम नामक निवृत्त अंग्रेज अधिकारी को विश्वास हो चुका था कि साम्राज्य ऊपर से जितना सुरक्षित दिखलाई पड़ रहा है उतना नहीं है। उनका विचार था कि जनता के असंतोष को कम नहीं किया जा सकता था, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जैसी घटनाएं फिर से घटने लगेंगी। इन जनाक्रोश को रोकने के लिए उन्होंने संवैधानिक यानी संविधान से संबंधित संस्था की स्थापना करने का विचार किया। तत्कालीन यानी तुरंत वाइसराय डफरिन को समझाया। निवृत्त अधिकारी के विचार को वाइसराय का भी समर्थन यानी सहयोग स्वीकृति प्राप्त हुआ। यहाँ कह रहे हैं कि सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम नामक निवृत्त अंग्रेज अधिकारी को यह यकीन हो चुका था कि साम्राज्य ऊपर से जितना सुरक्षित दिख रहा है उतना सुरक्षित नहीं है। उनका विचार था कि जनता के असंतोष को कम नहीं किया जा सकता, उनके नाराज़गी को कम नहीं किया जा सकता। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जैसी घटनाएं फिर से घटने लगेंगी। इस जनाक्रोश यानी लोगों के आक्रोश को, क्रोध को रोकने के लिए उन्होंने संवैधानिक संस्था की स्थापना करने का विचार किया। तुरंत वाइसराय डफरिन को समझाया। निवृत्त अधिकारी के विचार को वाइसराय का भी समर्थन यानी स्वीकृति प्राप्त हुआ। आगे पढ़ते हैं। A.O. ह्यूम के प्रयत्नों यानी प्रयासों से दिसंबर 1885 में महासभा की स्थापना मुंबई में की गई। मुंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में 28 दिसंबर 1885 के दिन व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में उसका प्रथम अधिवेशन हुआ। उसमें भारत के अलग अलग प्रदेशों में से 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा यानी भाग लिया। उसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी के.टी. तेलंग, दिनसा वाच्छा आदि मुख्य व्यक्ति थे। देश की अनेक समस्याओं पर चर्चाएं हुई। यहाँ पे करें कि A.O. ह्यूम के प्रयासों से दिसंबर 1885 में महासभा की स्थापना मुंबई में की गई। मुंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 के दिन व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में उसका प्रथम अधिवेशन हुआ। उसमें भारत के अलग अलग प्रदेशों में से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसमें दादा भाई नौरोजी,
गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, के.टी. तेलंग, दिनशा बादशाह आदि मुख्य व्यक्तियों ने थे वहाँ पे भाग लिए थे। देश के अनेक समस्याओं यानी मुश्किलों पर बातें हुई, चर्चाएं हुई अर्थात बातें हुई। बच्चों, यहाँ चित्र में आप लोग देख रहे होंगे भारतीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 का यहाँ हुआ था जो अधिवेशन, उसका चित्र दिया गया है, फोटो दिया गया है यहाँ पे। आगे है इतना जानिए। अधिवेशन दूसरा कोलकाता में हुआ था। इसके प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी। 1886 में हुए थे जिसमें 432 सदस्य थे। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में। इसके प्रमुख थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये 1857 में हुआ था जिसमें 607 सदस्य भाग लिए थे। आगे पढ़ते हैं। महासभा के आरंभिक चरण की कार्यवाही 1885 से 1905, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। महासभा के आरंभिक यानी शुरुआत चरण की कार्यवाही संवैधानिक थी। संवैधानिक का मतलब होता है संविधान से संबंधित जुड़ा हुआ। महासभा ने सरकार के समक्ष यानी सामने राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक विकास और शैक्षणिक विकास के लिए की गई मांगों की अंग्रेज सरकार ने अवगणना की थी। अवगणना का मतलब होता है तिरस्कार करना, नज़रअंदाज करना। इन मांगों ने भविष्य की लड़ाई के लिए मजबूत नींव रखी थी। सरकारी नौकरियों में भारतीयों का अधिक मात्रा प्रमाण यानी मात्रा में लेने, सैनिक व अन्य विभागों में होने वाले खर्च को कम करने, किसानों को कर्ज में छूट देने, गृह उद्योगों को प्रभावी बनाने जैसी मांगें रखी गई थी। इसमें कह रहे हैं कि महासभा के शुरुआत चरण की कार्यवाही संविधान से संबंधित थी। महासभा ने सरकार के सामने राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक विकास और शैक्षणिक विकास के लिए की गई मांगों की अंग्रेज सरकार ने अवगणना की थी, नज़रअंदाज किया था। इन मांगों ने भविष्य की लड़ाई के लिए मजबूत नींव रखी थी। सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अधिक मात्रा में लेने, सैनिक व दूसरे विभाग में होने वाले खर्च को कम करने, किसानों को कर्ज में छूट देने, गृह उद्योगों को असरकारक बनाने जैसी मांगें रखी गई थी। आगे है महासभा द्वारा केंद्रीय प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार करके उसमें 50% चुने हुए सदस्य रखना तथा कार्यकारिणी में संभव हो उतने अधिक से अधिक सीमा तक विधानसभा धारा सभा को जिम्मेदार बनाना, ऐसे प्रस्ताव यानी शर्त को पारित किए गए थे। महासभा की मांगों के कारण सरकार अखबार पर लगे हुए नियंत्रण यानी रोक को दूर करके व्यक्ति स्वातंत्र तथा वाणी स्वातंत्र प्रदान करने वाले कानून पारित किए थे। महासभा ने शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय चेतना जागृत करके राजनीतिक प्रशिक्षण दिया। उससे भविष्य के स्वाधीनता संघर्ष के लिए योग्य यानी समर्थ नेता प्राप्त हुए। यहाँ पे कह रहे हैं कि महासभा द्वारा केंद्रीय प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार करके उसमें 50% चुने हुए सदस्य रखना तथा कार्यकारिणी में संभव हो उतने अधिक से अधिक सीमा तक विधानसभा को जिम्मेदार बनाना, ऐसे शर्त भी पारित किए गए थे। महासभा की मांगों के कारण सरकार अखबार पर लगे हुए नियंत्रण यानी रोक को दूर करके व्यक्ति स्वातंत्र यानी व्यक्ति को स्वतंत्र रहने तथा वाणी स्वतंत्र यानी बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करने वाले कानून पास किए। महासभा ने शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय चेतना जागृत यानी राष्ट्र के प्रति छुपी हुई भावना को जगाने के लिए तथा उसे राजनीतिक शिक्षा दिया। उसे भविष्य यानी आने वाले समय में स्वाधीनता संघर्ष के लिए लड़ाई के लिए योग्य नेता प्राप्त हुए। आगे पढ़ते हैं। फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस की स्थापना की शुरुआत में अंग्रेज शासकों उसके प्रति सहानुभूति यानी हमदर्दी रखते थे, परंतु थोड़े समय के बाद वे इसका विरोध करने लगे। कांग्रेस के अधिवेशन में शुरुआत में सरकारी अधिकारी उपस्थित रहते थे। बाद में सरकार ने उन्हें कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित रहने पर प्रतिबंध यानी रोक लगा दिया। गवर्नर जनरल कर्जन ने राष्ट्रीयता विरोधी कितने ही कदम उठाए और भारत के लोकमत की अवगणना यानी अवहेलना करने लगे।
कर्जन ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर ईस्वी सन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। फूट डालो और शासन करो का मतलब होता है एक दूसरे के बीच में लड़ाई लगा दो और उन पे राज करो। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस की स्थापना की शुरुआत में अंग्रेज शासकों उसके प्रति हमदर्दी रखते थे, लेकिन थोड़े समय के बाद वे इसका विद्रोह करने लगे। कांग्रेस के अधिवेशन में शुरुआत में सरकारी अधिकारी उपस्थित रहते थे, बाद में सरकार ने उन्हें कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित रहने पर रोक लगा दिया। गवर्नर जनरल कर्जन ने राष्ट्रीयता यानी राष्ट्र के प्रति विरोधी कितने कदम उठाए उसके खिलाफ और भारत के लोकमत की अवगणना करने लगे। कर्जन ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। आगे पढ़ते हैं बंगाल का विभाजन 1905। बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत यानी प्रदेश था। उसमें बिहार और ओडिशा यानी उड़ीसा के कितने ही भागों का समावेश होता था। उसकी आबादी 7 करोड़ 80 लाख से भी अधिक थी। इतने बड़े प्रांत यानी प्रदेश का संचालन करना कठिन होने से उसका विभाजन यानी बंटवारा करना आवश्यक था। फिर भी उस प्रांत में से बिहार और ओडिशा के प्रदेश अलग करने के बदले मुस्लिम बाहुल्य यानी जहाँ मुस्लिम अधिक रहते थे ऐसे वाले पूर्व बंगाल को उसमें से अलग कर दिया गया। बंगाल उस समय बहुत जागृत प्रदेश था। वाइसराय कर्जन मुस्लिम बहुल इलाके को अलग करके हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता यानी धर्म जाति की भावना पैदा करके राष्ट्रीय जागृति को कमज़ोर कर देना चाहता था। राष्ट्रीय नेता और लोग उसके इरादे यानी सोच को समझ गए और उन्होंने इस विभाजन का उग्र यानी प्रचंड विरोध किया। बंगाल विभाजन 1905 के बारे में बता रहे हैं कि बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश था, जिसमें बिहार और उड़ीसा के कितने ही भाग आते थे। उसकी आबादी 7 करोड़ 80 लाख से भी अधिक थी। इतने बड़े प्रदेश को चलाना मुश्किल था। उससे मुश्किल होने से उसका विभाजन करना बंटवारा करना आवश्यक था। फिर भी उस प्रदेश में से बिहार और उड़ीसा को अलग करने के बदले मुस्लिम वाले प्रदेश स्थानों को पूर्व बंगाल को उसमें से अलग कर दिया गया। बंगाल उस समय बहुत ही जागृत प्रदेश था। वाइसराय कर्जन मुस्लिम बहुल इलाके जहाँ जिस इलाके में मुस्लिम अधिक रहते थे ऐसे को अलग करके हिंदू मुसलमानों के बीच धर्म और जाति को लेकर उनमें गलतफहमी पैदा करके राष्ट्रीय जागृति को कमज़ोर बनाना चाहते थे। राष्ट्रीय नेता और लोग सरकार के इरादे को समझ गए थे, उनकी सोच को समझ गए थे और उन्होंने इस बंटवारे का बहुत ही प्रचंड तीव्र विरोध किया था। आगे पढ़ते हैं बंग भंग आंदोलन। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बंगाल की एकता को तोड़ने वाले इस विभाजन का विद्रोह करने के लिए बंगाल में सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों के कार्यक्रम संपन्न हुए। असंख्य पत्रिकाएं बांटी गईं। इस आंदोलन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ उपन्यास का वंदे मातरम गीत लड़ाई का नारा बन गया। पूरे देश में राष्ट्रीय भावना की अभूतपूर्व जिसकी कल्पना न की जा सके ऐसी लहर दौड़ गई। जिस दिन विभाजन का अमल शुरू हुआ वह दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे प्रदेश में हड़ताल की गई। रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह में से इस दिन को एकता दिन के रूप में मनाया गया। यहाँ पे बता रहे हैं कि बंगाल की एकता को तोड़ने वाले इस बंटवारे का विरोध करने के लिए बंगाल में सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों के कार्यक्रम संपन्न किए गए। असंख्य पत्रिकाएं बांटी गई। इस आंदोलन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ उपन्यास का वंदे मातरम गीत लड़ाई का नारा बन गया। पूरे देश में राष्ट्रीय भावना की अभूतपूर्व जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती ऐसी लहर दौड़ गई लोगों के बीच में। जिस दिन विभाजन का अमल शुरू हुआ था वह दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे प्रदेश में हड़ताल की गई। रविंद्रनाथ की राय यानी सलाह पर से इस दिन को एकता दिन के रूप में मनाया गया। आगे पढ़ते हैं
स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के आंदोलन को उग्र और व्यापक यानी बड़ा बनाने का निश्चय किया गया। इस आंदोलन के मुख्य 3 लक्षण थे: स्वदेशी माल का व्यापार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, बहिष्कार का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करना। इन उद्देश्यों यानी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बंगाल के लोगों ने आंदोलन चलाया। एक आंदोलन समिति की रचना की गई। उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे कांग्रेस के अग्रगण्य नेता थे। विदेशी कपड़े और अन्य चीज़ वस्तुओं का बहिष्कार करके, त्याग करके स्वदेशी चीज़ वस्तुओं का उपयोग करने के लिए लोगों से आग्रह यानी निवेदन किया गया। स्वदेशी चीज़ वस्तुओं का लाभ लोगों को समझाया गया। वर्तमान पत्रों में लेख, सभा, आम सभा और लोकगीतों के द्वारा स्वदेशी का प्रचार किया गया। स्वदेशी चीज़ वस्तुएं बनाने वाले कारखाने शुरू किए गए। इंग्लैंड से आयात यानी आने वाले कपड़े, नमक, चीनी, बूट यानी जूते, सिगरेट, तंबाकू आदि का आयात कम हो गया और भारत में बने हुए कपड़े व अन्य चीज़ वस्तुओं का विक्रय यानी बिक्री बढ़ा। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के अलावा भारत के अन्य यानी दूसरे प्रांतों अर्थात प्रदेशों में फैल गया। स्वदेशी आंदोलन के बारे में यहाँ बताया गया कि बंग भंग के आंदोलन को तीव्र और बड़ा विस्तार बनाने का निश्चय किया गया कि इसको और लोगों तक पहुंचाया जाए। इस आंदोलन के मुख्य 3 लक्षण थे। पहला कि स्वदेशी मतलब जो अपने देश में बन रहा है ऐसे माल का व्यापार करना, बाहर से आए विदेशी मालों का त्याग करना, राष्ट्रीय यानी अपने देश की शिक्षा प्राप्त करना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बंगाल के लोगों ने आंदोलन चलाया। एक आंदोलन समिति की रचना की गई जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे कांग्रेस के अग्रगण्य यानी आगे के जो तेज नेता थे, बड़े नेता थे। विदेशी कपड़े और अन्य चीज़ वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी चीज़ वस्तुओं का उपयोग करने के लिए लोगों से निवेदन किया गया। स्वदेशी चीज़ वस्तुओं का लाभ लोगों को समझाया गया। वर्तमान पत्र में लेख, सभा, आम सभा और लोकगीतों के द्वारा स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया गया। स्वदेशी चीज़ वस्तुएं बनाने वाले कारखाने शुरू किए गए। इंग्लैंड से आने वाले कपड़े, नमक, चीनी, बूट, सिगरेट, तंबाकू आदि का आयात कम हो गया और भारत में बने हुए कपड़े व अन्य दूसरी चीज़ें वस्तुओं का विक्रय बढ़ा। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के अलावा भारत के दूसरे प्रदेशों में भी फैल गया। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार के साथ जुड़े हुए 1905 के इस आंदोलन का तीसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा थी। बंग भंग आंदोलन में विद्यार्थियों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा यानी भाग लिया। इसलिए विद्यार्थियों को सामूहिक यानी एक साथ दंड करने से लेकर उन्हें विद्यालय कॉलेज से निकाल देने का कदम उठाया गया। परिणाम स्वरूप वैकल्पिक शिक्षा के रूप में राष्ट्रीय विद्यालय शुरू किए गए। बंगाल में ईस्वी सन 1907 में 25 राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय और 300 राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय शुरू किए गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने ईस्वी सन 1901 में शांति निकेतन में विश्व भारती की शुरुआत की। अंग्रेज सरकार बंग भंग आंदोलन को तोड़ सकने में असफल यानी नाकामयाब रही। अंत में ईस्वी सन 1911 में अंग्रेज सरकार को बंगाल का विभाजन यानी बंटवारा रद्द करना पड़ा। बंगाल की प्रजा का शांत और अहिंसक मार्ग से प्राप्त की हुई यह एक यादगार और ऐतिहासिक विजय यानी जीत थी। राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में यहाँ बताया गया कि स्वदेशी और बहिष्कार के साथ जुड़े हुए 1905 के इस आंदोलन का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण राष्ट्रीय शिक्षा थी। बंग भंग आंदोलन में विद्यार्थियों ने भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, भाग लिया था। इसलिए विद्यार्थियों को सामूहिक राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में यहाँ बताया गया है कि स्वदेशी और बहिष्कार के साथ जुड़े हुए 1905 के इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा था। बंग भंग आंदोलन में विद्यार्थियों ने भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।
इसलिए विद्यार्थियों को एक साथ दंड देने से लेकर उन्हें विद्यालय कॉलेज से निकाल देने तक का कदम अंग्रेज सरकार ने उठाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि विकल्प के रूप में शिक्षा के रूप में राष्ट्रीय विद्यालय शुरू किया गया। बंगाल में ईस्वी सन 1907 में 25 राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय और 300 राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय शुरू किए गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने ईस्वी सन 1901 में शांति निकेतन में विश्व भारती की आरंभ की। अंग्रेज सरकार बंग भंग आंदोलन को तोड़ सकने में नाकामयाब रहा। अंत में ईस्वी सन 1911 में अंग्रेज सरकार को बंगाल का बंटवारा रद्द करना पड़ा। बंगाल की प्रजा का शांत और अहिंसक रास्ता से प्राप्त की हुई यह एक यादगार और ऐतिहासिक विजय थी। जो आज के लिए बस इतना ही। पाठ बहुत बड़ा है, तो आगे का भाग आगे की वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी। जितना भी पढ़ाया गया आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।